गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग बेटा पढ़ने के समय जो है ये सब चीजें क्या कर गुड रहे मॉर्निंग हैं? सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पढ़ने का समय है तो फिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं बताइए। आज हम लोगों को एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। ओके, आज बेटा हम लोगों को एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है और उस चैप्टर का नाम है चिड़िया के बच्चे। ठीक, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। इसमें एक चिड़िया का बच्चा है जो अपने घर से दूर है और एक आपको रहता है वो अब देखो कोई बोलेगा नहीं, सुनो, कोई बोलेगा नहीं और जो मैं बताऊंगा बेटा उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमको पढ़ना है। Sir, screen is not visible. Screen visible as. अब विजिबल है ना? The screen is not visible. No, sir. No, sir. नाउ विजिबल? No, sir. अब विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. अब विजिबल? Yes, sir. ठीक, तो बेटा No, sir. इस चैप्टर में Yes, sir. बेटा हमको पढ़ना है चिड़िया के बच्चे। देखना, ध्यान से देखना, चिड़िया लिखा है माने एक चिड़िया की बच्ची होगी। बच्ची है, बच्चे नहीं है, कुछ ज्यादा ध्यान देनी होगी। चिड़िया की बच्ची है, बच्चे नहीं है। क्लियर? अब देखो इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इस कहानी के बेटा लेखक है जैनेन्द्र कुमार। हिंदी साहित्य के एक मनोविश्लेषणात्मक लेखक थे। कैसे थे? मनोविश्लेषणात्मक लेखक। अब कौन सा इसका क्या मतलब है? हाँ बेटा, सर चिड़िया के बच्चे होना चाहिए, बच्ची है बेटा बच्ची ही है। ध्यान से अपनी किताब देखिएगा तो आपको बच्ची ही मिलेगा। अब अपनी किताब देखिए बेटा। क्या है? क्या बेटा? एक चैप्टर क्या है? Sir, 8 chapter नहीं होगा. बेटा चैप्टर नंबर 8 नहीं होगा। ओके, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो क्लियर? Okay. अब इसको ध्यान से सुनिए। Yes, sir. जैनेन्द्र कुमार एक मनोविश्लेषणात्मक लेखक थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैनेन्द्र कुमार ऐसी कहानियां, ऐसे उपन्यास लिखते थे जो मनुष्य के मन को छूती थी या मनुष्य के मन से संबंधित हुआ करती थी। सीधे सीधे ऐसे कविताएं, उपन्यास लिखते थे जिसपे मनुष्य का मन काम करता हो, भाव कम काम करता हो। इतना क्लियर? तो इसके बाद बेटा हम आज पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ये कहानी जो हमको पढ़नी है, चिड़िया के बच्ची। चिड़िया की बच्ची। इस कहानी में देखो किसी न किसी कहानी का कुछ न कुछ सार होता है। सार माने उसकी समरी, उसका जो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या होता है। अब ये चिड़िया की बच्ची है तो ये कहानी का सार हमको कैसे समझ में आएगा? जब हम संपूर्ण कहानी को एक बार पढ़ लेंगे। इतना क्लियर? तो सब लोग अपनी किताब देखेंगे और सबके पास पेंसिल होनी चाहिए। और अब जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या भी हम करते चलेंगे या उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, उसको हम समझते चलेंगे। और जो कठिन वर्ड होंगे इस पाठ के अंतर्गत आए हुए उनको भी हम देखेंगे। इतना क्लियर? तो अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अब कोई नहीं बोलेगा। कहानी का आरंभ कैसे होता है जरा ध्यान से देखो।
कहानी का बेटा आरंभ कैसे होता है जरा ध्यान से देखना, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधों रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए हुए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ धूप के बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या के समय देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिरा तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता भी नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, पर खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना सा लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, पर संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि उसे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, अभी अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, सर आपका आवाज नहीं आ रही। मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने। फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई, माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो।
देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगे। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम मुझे यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुतेरे सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती हूँ, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपने माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूल को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर तो मेरी छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। इतना सबको क्लियर है बेटा? अभी तक मैंने जितना पढ़ाया इतना सबको क्लियर है? इस कहानी अब सुनिए, अब केवल सुनिएगा। इस कहानी में सेठ माधवदास कोई बात नहीं करेगा बेटा, एकदम बात नहीं। और एक चिड़िया के बातचीत का अंश। ठीक, इस कहानी में बेटा क्या है, एक आदमी रहता है, यहाँ तो आदमी जो है उसका नाम क्या है, सेठ माधवदास। आदमी सेठ माधवदास और एक चिड़िया की बातचीत है। क्लियर? इसके बाद इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं, जरा एक बार इनको हम देख ले तो हमको कुछ पाठ को समझने में बेटा आसानी हो जाएगी। और जैसे इसमें एक कठिन शब्द आया है व्यसन, कोई व्यसन, इसमें एक शब्द आया है व्यसन। व्यसन माने होता है बेटा अवगुण। अवगुण माने जैसे कि शराब वराब नहीं पीता था, गलत काम नहीं करता था, चोरी नहीं करता था, व्यसन यहाँ ये हो गया। अगला इसमें है रकाबियों। रकाबियों का मतलब होता है बेटा कि जो घोड़े पर चढ़ने के लिए पावदान होते हैं उसको रकाबी कहते हैं। ठीक, और इसमें ऐसे कुछ शब्द हैं, जरा देख लेते हैं एक बार हम लोग।
हाँ, अभिरुचि, बहुत बढ़िया, गुड। अभिरुचि का मतलब होता है बेटा शौक। अभिरुचि का मतलब होता है शौक या पसंद, ठीक। अभिरुचि का मतलब होता है बेटा शौक या पसंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बेटा ये थोड़ा सा कठिन शब्द है इस पाठ के, जिनको अगर हम जान लेते हैं तो हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और जब कभी भी मान लीजिए इस पाठ से कोई पैराग्राफ आपको दे, हाँ बेटा, मसनद क्या होता है? मसनद स्वच्छंदता का क्या मतलब होता है? बेटा सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, घबराओ मत। पहले हमको सब पता है क्या बताना है। मसनद माने तकिया, जानते हो आप लोग? पिलो, बोलिए। मसनद माने होता है, मसनद माने होता है पिलो। ये उर्दू फारसी भाषा का शब्द है। तो मसनद माने होता है जिसको आप लोग इंग्लिश में पिलो कहते हो, हिंदी में तकिया कहते हो ना। यस सर। और स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक। इतना क्लियर? स्वच्छंदता का मतलब होता है फ्री। अब समझो बात को। इस कहानी में बताया गया है कि एक बहुत धनी आदमी रहता है। सेठ का मतलब धनी होता है, समझ रहे हो ना? सेठ का मतलब होता है धनी, धनी आदमी, रिच मैन। बेटा आप पढ़ा ले तो पूछो कैसा रहेगा, और समझा ले तो पूछो। समझा ले बेटा तो पूछो। देखो इस कहानी में एक धनी आदमी रहता है, इसका नाम है माधव दास। इसका नाम क्या है? माधव दास। यह बहुत अमीर आदमी होता है और इसके पास कोठी होती है, इसके पास पूरा फार्म हाउस की तरह घर होता है और संसार की सब सुख सुविधाएं सेठ माधव दास के घर में होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि माधव दास को कला से बहुत प्रेम था, प्रकृति से बहुत प्रेम था। मतलब उसने अपने घर को इस तरह से बनाया था कि अच्छी खासी हवा आ जा सके, पूरी नक्काशी रहे। मतलब आदमी अगर वहाँ बैठे तो उसको किसी प्रकार की उबन न हो। अगर अकेले बैठे तो भी उसका समय बीत जाए और दो चार मित्र अगर मिल जाए। विनोद एक शब्द आया है, विनोद माने होता है मजाक। विनोद माने होता है बेटा हंसी मजाक, हंसी मजाक, ठीक। तो एक शब्द आया है विनोद, तो विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक। तो अगर कोई वहां मित्र बैठा तो भी समय बीत जाए और न कोई बैठा तो भी समय बीत जाए। तो इस प्रकार से सेठ माधव दास का घर था। एक बार होता क्या है, शाम का समय होता है, सेठ माधव दास अपने घर के गार्डन में तक डाल के मसनद लगा के बैठे थे और सिगार या हुक्का पी रहे थे। और उनके मन में जो है तमाम तरह की बातें चल रही थी कि मैं ऐसा हुआ करता था, मैं ऐसा हूँ। या जब धनी आदमी अकेले बैठता है तो अपने पुरानी बारे में सोचता है, या जब भी कोई नॉर्मल आदमी बैठता है अकेले में तो हमेशा पुरानी बातों को याद करके ही तो बैठेगा, सोचता रहता है। इसके दिमाग में कुछ नए नए क्रियाकलाप चलते रहते हैं। तो अब ये जो माधव दास थे बेटा, इनके जीवन में इतना सुख था, इतना सुख था कि दुख का कभी इनसे पाला नहीं पड़ा था। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो माधव दास ने पाई न हो। कोई भी ऐसा धन, कोई भी ऐसा सुख नहीं था जो माधव दास ने पाया न हो। यही माधव दास सोच रहे थे। एक दिन शाम का समय था, माधव दास अपने गार्डन में बैठे हुए थे और सामने उनके गुलाब के फूल थे। चूंकि गार्डन में बैठे थे तो गार्डन में आप जब बैठोगे तो तमाम तरह के फूल दिखेंगे, बगीचे में फूल दिखेंगे, पत्तियां दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, इसी का तो बगीचा होता है। माधव दास शाम का समय था
और खूब बढ़िया से अपना तखत पे तकिया उकिया लगा के बैठे थे और गुलाब के फूल को निहार रहे थे, देख रहे थे। और उस पर एक चिड़िया आके बैठ गई और चिड़िया बहुत सुंदर थी। गुलाब के फूल के पास चिड़िया आके बैठ गई और चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी विशेषता बताते हैं कि उसकी गर्दन लाल थी और किनारे किनारे पर नीली थी। कितनी सुंदर चिड़िया रही होगी। पंख ऊपर से चमकदार थे और छोटी सी चिड़िया, उसका सर जो है बहुत प्यारा लग रहा था। ठीक, और उसका मतलब माधवदास तो शांत बैठे थे, लेकिन वो चिड़िया जो है बेटा कभी फुदक रही थी, कभी पंख हिला रही थी, मतलब स्थिर और शांत नहीं बैठ रही थी। तो माधवदास को यह देखकर बड़ा अच्छा लगा। उनको लगा कि ये चिड़िया मेरे यहाँ आई। उनको क्या लगा, देखिए धनी आदमी के पास बेटा थोड़ा सा घमंड होता है। ये एक बहुत विडंबना हमारे मनुष्य स्वभाव की है कि अगर आदमी के पास थोड़ा सा धन हो जाता है, थोड़ा घमंडी हो जाता है। तो यही बात उनके मन में भी चली और उनको लगा कि चिड़िया मनमानी कर रही है। तो उन्होंने चिड़िया से कहा कि तुम रोज आया करो, यहाँ रोज आके बैठा करो, ये बाग तुम्हारे हैं, ये कोठी, कोठी माने महल, जो माधवदास की कोठी कही जाती है, कोठी माने महल, पैलेस, कहते थे कि ये सब तुम्हारा है, तुम आके बैठो। तो चिड़िया को तो लगा कि पहले किसी से बात कर रहे हैं, फिर उसको लगा कि ये तो मेरे से बात कर रहे हैं। फिर चिड़िया को क्या लगा बेटा कि ये तो मेरे से बात कर रहे हैं। पहले वो असावधान थी, फिर क्या हो गई कि वह, जैसे एक में एक शब्द आया है बेखटके। बेखटके का मतलब होता है बिना रोक टोक। मतलब तो उसने कहा, सेठ माधवदास ने कहा कि तुम आती हो तो किसी से पूछ के हमारे बगीचे में मत आया करो। इसने कहा, सेठ माधवदास ने कहा कि अगर तुम आती हो हमारे बगीचे में, अगर तुम आती हो तो तुम बेखटके आ जाया करो, बिना किसी रोक टोक के आ जाया करो। तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो मैंने कोठी बनवाई है, यह जो मैंने गार्डन बनवाया है, यह जो मैंने बगीचे बनवाए हैं, ये सब किसका है? इस चिड़िया के लिए बनवाए हैं, इस चिड़िया का है। देखो, लेखक जब कहानी लिखता है तो उसमें संवाद जरूर लिखता है, क्योंकि कहानियां बिना बातचीत की नहीं चलेंगी। अब ये बातचीत किसके बीच हो रही है? चिड़िया के बीच हो रही है, सेठ माधवदास के बीच हो रही है। अब जब सेठ ये कह देता है कि तुम यहाँ बिना रोक टोक के आ जाया करो, तो चिड़िया को लगता है कि उसने गलती कर दी। चिड़िया को ये लगता है कि उसने पूछा नहीं सेठ से और उसके गार्डन में आके बैठ गई, तो उसने गलती कर दी। तो फिर चिड़िया कहती कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा उड़ रही थी, थक गई थी, तो मैं आपके गार्डन में आ गई और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी अभी। तो फिर कहता है कि मेरी भोली चिड़िया, सेठ माधवदास कहता है कि कोई बात नहीं, आ गई तो कोई बात नहीं, तुम रोज आया करो, रोज यहाँ आके चहचहाया करो, यहाँ कोई नहीं आता। तुम आओगी तो इन फूल पत्तियों पेड़ों का मन भी लगेगा, चहचहाओगी। देखो, किसी भी बगीचे में अगर दो चार चिड़िया अगर टीटी करती हुई आपको चहचहाती मिल जाए, आप कहीं खड़े रहो और बगीचे में या अपने स्कूल के कंपाउंड में खड़े हो, अकेले खड़े हो, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और चिड़िया चहचहाती है, तो बड़ा मनोरम दृश्य लगता है। तो उस प्रकार के दृश्य को बनाना चाहता है कौन? सेठ माधवदास। कहाँ बनाना चाहता है? अपने कोठी के पास। ठीक, इसके बाद क्या होता है? अब चिड़िया को लगता है अपराध बोध, उसे लगता है कि कोई गलती मैंने कर दी। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो सेठ कहता है कि ना ना ना, अब मत जाओ, अब तुम यहीं रहो, यहीं खाओ पियो, यहीं अच्छे
करो। तो चिड़िया कहती है कि नहीं, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। देखो, माँ हर बच्चे के लिए बहुत प्यारी चीज़ है। बच्चे का सबसे सही ठिकाना है माँ। बच्चा कहीं हारता है, रोता है तो माँ के पास जाता है। तो हर बच्चे को अपने माँ की याद आती है। तो यही घटना, यही बात किसके साथ घटी? चिड़िया के साथ घटी। क्यों घटी? क्योंकि चिड़िया सेठ माधव दास के कोठी बंगले पर आ गई थी। उसको अपनी माँ के पास जाना था। माधव दास कहता है कि तुम यहीं रहो, मेरा दिल वीरान, वीरान माने होता है खाली, वीरान माने होता है बेटा खाली, ठीक। वीरान माने होता है खाली, ठीक। कहते हैं कि मेरा दिल वीरान है और तुम इसमें Excuse me, sir. बेटा अभी Sir, सुनो। the board is not visible. बेटा ये कैमरा इज नॉट, आप कैमरे को सही करो ना, बोर्ड एकदम विजिबल है, सबको दिख रहा है। सर, आपका आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपको वीडियो मिल जाएगी, पहले सुनो ध्यान से एकदम क्लियर। अब जब चिड़िया को ये लगा कि सेठ माधव दास हमें रोकना चाहते हैं, अपने यहाँ रखना चाहते हैं, तो चिड़िया डर गई। उसे लगा कि मैं अपने माँ के पास कैसे जाऊंगी, अपने भाई के पास कैसे जाऊंगी। तो फिर कहते हैं कि तब चिड़िया कहती है कि नहीं नहीं, मैं रुक गई थी, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। क्लियर? मुझे क्या करना है, माँ तो दिन भर हमारी घोंसले में रहती है, हमको खाना ला के देती है, और अभी मैं आई हूँ तो मेरी माँ, मेरा बाट माने होता है रास्ता, बाट माने बेटा होता है रास्ता। कहती कि मेरी माँ मेरा बाट देख रही होगी और मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठी हूँ। बाट माने होता है बेटा रास्ता, ठीक। कहती है कि मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तो माधव दास कहते हैं कि चिड़िया ये बताओ तुम कहाँ रहती हो, हैं? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसके धूप को जानती हूँ, फूलों पत्तियों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो मैं आपको नहीं जानती। तो माधव दास को घमंड होता, वो कहता है कि चिड़िया अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो किसी को भी नहीं जाना। उसको अपने पैसे का, अपने धन दौलत का बड़ा घमंड रहता है। किसको? सेठ माधव दास को। इतना क्लियर बेटा? तो चिड़िया कहती है कि आप जो कुछ भी हैं हमसे नहीं मतलब, मेरी छोटी सी जाति है, मुझे जाने दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए और मुझे जाने दीजिए, ठीक। इसके बाद बेटा हम अगली क्लास में इसके आगे वाला पोर्शन जो है उसको पढ़ के उसको समाप्त कर देंगे, ठीक। अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम होती हो तो पूछो, जहाँ जिसको चीज़ें न समझ में आई हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। कोई भी प्रश्न जो इस पाठ से संबंधित हो, आपको न समझ में आया हो, कोई ऐसा पैराग्राफ हो, कोई ऐसा शब्द हो जो आपको न समझ में आया हो, तो बेहिचक पूछो। और इसके बाद आपकी व्हाट्सएप क्लास होगी, वो होगी आपको 1:30 पे, तो आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।